तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुलियन का इंट्रोडक्शन दे दूं। किसी भी कुलियन की आप डेफिनेशन यूँ कर सकते हैं कि ये कोई ऐसा इवेंट है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाते हैं। करीब आने से मतलब ये है कि वो एक दूसरे से, जैसे रियल कुलियन होता है, जैसे आप देखते हैं एक्सीडेंट से, जैसे आप किसी से टकराते हैं, ऐसा कुलियन भी हो सकता है। या फिर यूँ भी हो सकता है कि कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब आएँ और एक दूसरे से टकराए बिना अपने रास्ते को बदल लें। लेकिन जो मेन चीज़ यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करती है वो ये है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के करीब होते हैं, जिस इवेंट को हम कुलियन डिफ़ाइन कर रहे हैं, उस दौरान वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्सेस लगाते हैं। ऐसी फोर्सेस को हम इम्पल्सिव फोर्सेस कहते हैं और हम आगे चल के देखेंगे कि ये फोर्स जो है हम कैसे डिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन कुलियन के दौरान दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे से फिजिकली इंटरेक्ट करेंगे, टकराएंगे या नहीं टकराएंगे, लेकिन हम उसको कुलियन ही कहते हैं। लेकिन इस दौरान जब वो एक दूसरे के करीब होंगे, वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्सेस लगाएंगे, जिनको हम इम्पल्सिव फोर्सेस कहते हैं। कुलियन को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में, यानी जो कुलियन के प्रॉब्लम्स हैं उनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो हिस्सा है ये वो पार्ट है जहाँ पे हम कहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, इतने दूर हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे। दूसरा पार्ट जो है ये है कि जिस दौरान ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करने के बाद फिर से एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं, और इस दौरान भी हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे। लेकिन जो थर्ड पार्ट है ये वो पार्ट है जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, वो फिज़िकली एक दूसरे को टच करते हैं या फिर टच नहीं करते, लेकिन उस दौरान उस शॉर्ट पीरियड के लिए जब वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्सेस लगाते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ड्यूरिंग कुलियन। तो हमने कुलियन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, बिफोर कुलियन, ड्यूरिंग कुलियन और आफ्टर कुलियन। ठीक है, तो हमने जब भी अब कुलियंस को स्टडी करना है तो इन 3 हिस्सों में डिवाइड करके स्टडी करना। और हम देख चुके हैं, मैंने जैसे डिफाइन किया इसको, कि बिफोर कुलियन और आफ्टर कुलियन ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते, क्योंकि वो एक दूसरे से इतना दूर होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन कुलियन के दौरान वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और हम उस फोर्स को भी देखेंगे कि वो फोर्स हम कैसे लगा सकते हैं या कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये कुलियन की डिवीजन है। कुलियन की एग्जांपल्स बहुत सारी हैं। मिसाल के तौर पे आप सब क्रिकेट खेलते हैं, जब क्रिकेट का बैट जो है वो बॉल से टकराता है, जब आप हिट करते हैं बॉल को, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि ये वो पीरियड है जब गेंद अभी बल्ले के करीब नहीं आई, गेंद बल्ले से बहुत दूर है, तो ना बॉल बैट के ऊपर फोर्स लगा रहा है ना बैट बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है। दूसरा आप इंटरवल वो ले सकते हैं जब बैट्समैन जो है वो हिट कर देता है बॉल को और बॉल अगेन बल्ले से बहुत दूर चली जाती है, तो उस दौरान भी अब ना बॉल इंटरेक्ट कर रहा है बैट से, ना बैट बॉल से इंटरेक्ट कर रहा है। लेकिन तीसरा जो है वो ड्यूरिंग कुलियन वाला जो मैंने बताया कैटेगरी, वो है जब बॉल और बैट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। बॉल फोर्स लगा रहा है बैट पे, बैट फोर्स लगा रहा है बॉल के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि वो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होनी चाहिए, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ हमें यही कहता है। तो ये वो टाइम है जो ड्यूरिंग कुलियन वाला है। तो एक ये कुलियन है। दूसरा कुलियन आप सब लोगों ने रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था, जो न्यूक्लियस वाला मॉडल था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें आप सब ने पढ़ा हुआ है कि जब उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की थी गोल्ड फॉयल के ऊपर, तो सोने के जो न्यूक्लियाई थे उनके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स जाके टकराए थे। इन रियलिटी होता क्या है कि वो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो जाके टकराते नहीं है, फिजिकली हिट नहीं करते जैसे बैट बॉल को हिट करता है, बल्कि वो न्यूक्लियस के करीब आते हैं। अब न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट होते हैं। तो वो एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं बिना टच किए एक दूसरे को। लेकिन इसको भी हम कुलियन कहते होते हैं, क्योंकि जिस दौरान वो एक दूसरे के करीब होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे होते हैं, यानी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी कुलियन की कैटेगरी में आता है, जिसको मैंने आपको बताया कि कुलियन के दरमियान ऑब्जेक्ट्स फिजिकली टच कर भी सकते हैं, और यूं भी हो सकता है कि वो एक दूसरे के बहुत करीब आएँ और एक दूसरे को टच किए बिना गुजर जाएं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, जिसको मैंने इम्पल्सिव फोर्सेस का नाम दिया है। और ये फोर्सेस जो हैं ये इतने टाइम इंटरवल के लिए लगती हैं जो बहुत शार्ट होता है कंपेयर टू द टोटल टाइम इंटरवल इन विच यू आर ऑब्जर्विंग द सिस्टम। मैंने आपको बैट और बॉल की मिसाल दी थी,
तो जो टोटल टाइम है बैट और बॉल की, फ़र्ज़ करें कि आप जब ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं इस सिस्टम को बैट और बॉल के, तो उस वक्त बॉलर जो है वो गेंद को लेके भाग रहा है। तो उस वक्त से लेके बॉलर आता है, बॉल करवाता है, बैट्समैन उसको शॉट मारता है और फिर गेंद जो है लेट्स से बाउंड्री की तरफ चली जाती है। दैट इज़ द टोटल टाइम इंटरवल जिसमें हमने सिस्टम को स्टडी किया है। लेकिन अब इसमें अगर आप उस टाइम इंटरवल को देखें जिस दौरान बैट और बॉल जो हैं वो एक दूसरे से इन कॉन्टैक्ट थे, यानी जब बैट्समैन ने शॉट लगाई, तो वो टाइम इंटरवल बहुत ही शॉर्ट है कंपेयर टू द टोटल टाइम इन विच यू हैव स्पेंट ऑब्जर्विंग द सिस्टम। ठीक है, तो ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें हम दिखाते हैं कि जो टाइम इंटरवल है जिस दौरान ऑब्जेक्ट जो है वो कोलाइड कर रहे होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट होता है कंपेयर टू द टोटल टाइम इंटरवल फॉर विच यू ऑब्जर्व द सिस्टम। तो ये इस तरह हम कोलिजन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स के केस में भी यही होता है कि वो दूर से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, फिर वो करीब आते हैं न्यूक्लियस के, और उस दौरान वो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और वो बहुत शॉर्ट टाइम होता है, और फिर फ़ौरन ही जो अल्फा पार्टिकल है डिफ्लेक्ट होकर किसी दूसरे तरफ चला जाता है। तो ये तो हमारे पास कोलिजन्स की कुछ मिसालें हैं। अब हम आगे चलते हैं और बाकायदा मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और ऑफ कोर्स ये एक डायनामिकल वेरिएबल है जिसकी वजह से हम देखेंगे कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं अपनी डेली लाइफ के। तो इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर आगे प्रोसीड करते हैं इस चैप्टर में। सो लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम को हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। यानी अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी मैस m है और वो किसी स्पीड v से मूव कर रहा है, तो हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ मोमेंटम है, और उस मोमेंटम को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं p से, और ये इक्वल होता है मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट है मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो मोमेंटम है ये भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। और चूँकि अगर आप इस इक्वेशन के ऊपर गौर करें तो ये मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, और ये इक्वल आ रहा है मोमेंटम के, और मैस इसके अंदर एक स्केलर क्वांटिटी है। और हमें पता है कि जब भी हम किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डायरेक्शन होती है उस वेक्टर की वो तब्दील नहीं होती। तो इसका मतलब है कि ये जो मोमेंटम p है इसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, यानी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है मोमेंटम की डायरेक्शन भी वही होगी। और यहाँ से हम इसके यूनिट भी देख सकते हैं। मोमेंटम के हमारे पास मैस के यूनिट्स होते हैं किलोग्राम्स, और वेलोसिटी के यूनिट्स होते हैं मीटर्स पर सेकंड। तो यहाँ से हमारे पास मोमेंटम के यूनिट्स आते हैं किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड। एक और चीज़ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमने चौथे चैप्टर में देखा था जब हमने रिलेटिव वेलोसिटी को पढ़ा था कि जो वेलोसिटी की मेजरमेंट होती है, जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मेजरमेंट करते हैं, वो डिपेंड करती है कि हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मेजर करता हूँ किसी ग्राउंड में खड़ा होके, और मेरा कोई दोस्त जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है वो उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मेजर करता है ट्रेन के अंदर खड़ा होके, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस और मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये दोनों मुख्तलिफ हैं। तो हो सकता है कि हम दोनों मोमेंटम की मुख्तलिफ वैल्यूज़ मेजर करें, ठीक है, लेकिन वो दोनों रिजल्ट्स जो होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी वैल्यू हम क्या मेजर करेंगे। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे खड़े होकर उस वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं। सो सेम इज़ द केस फॉर मोमेंटम, कि मोमेंटम की वैल्यू भी डिपेंड करेगी कि हम कहाँ पे खड़े होकर उसकी वैल्यू को मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्विक रिलेशनशिप है जो मोमेंटम और एक्सेलरेशन के दरमियान है, जो यहाँ पे मैं प्रूफ करना चाहता हूँ। दरअसल हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि जो मोमेंटम है वो फोर्स के साथ रिलेटेड है, और ये जो आइडिया है ये भी न्यूटन ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। और इनफैक्ट जो मोमेंटम की डेफिनेशन सबसे पहले लिखी थी न्यूटन ने, वो उसने इसी फॉर्म में लिखी थी कि जो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट करती है वो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करती है। तो न्यूटन ने हमें ये आइडिया दिया था। सो दिस इज़ द कर्टसी ऑफ न्यूटन, कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है F, वो किसके इक्वल होती है dP/dt। तो यहाँ पे P जो है मोमेंटम है, तो हम देख सकते हैं कि जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है
It's just equal to time rate of change of momentum of an object. So it goes like this कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है लेट्स से किसी स्पीड v के साथ, वेलोसिटी v के साथ, विच मीन्स तो अगर उसके ऊपर फोर्स लगती है तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि फोर्स जो है वो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे न्यूटन ये कह रहा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है तो उसकी वेलोसिटी को चेंज करेगी और वेलोसिटी की में चेंज की वजह से उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होगा। और मोमेंटम और फोर्स के दरमियान ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है दैट द फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। और हम इधर से एक्चुअली प्रूव कर सकते हैं कि ये जो dp/dt है ये मास टाइम्स एक्सेलरेशन के बराबर होता है, जो न्यूटन सेकंड लॉ है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि जो मोमेंटम है उसको हमने ऊपर डिफाइन किया है, ये होता है मास टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अगर हम ये सपोज करें कि जो ऑब्जेक्ट की मास है वो चेंज नहीं हो रही, जो कि चेंज नहीं होती जिन उन केसेस में जिनको हम अभी तक डील करते आए हैं। हम वेरिएंग मास के केस को आगे चल के डील करेंगे, लेकिन अभी तक हम ये कह रहे हैं कि हम जितनी देर ऑब्जेक्ट को स्टडी करते रहते हैं उसकी मास चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब है अगर मास चेंज नहीं होती तो ये मैं मास को डेरिवेटिव से बाहर ले लेता हूँ, यानी डेरिवेटिव का टाइम रेट जो टाइम डेरिवेटिव है उसका मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि मास टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। तो हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी dv/dt। और अब अगर आप देखें तो ये dv/dt इज़ सिंपली अ डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो हमारे पास यही फोर्स जो है ये वाली ये किसके इक्वल आ जाती है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन के बराबर, जो न्यूटन सेकंड लॉ है जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। So these are a few quick things about the definition of momentum and how it is related to force which acts on an object and which changes its momentum। और अब हम आगे चल के मज़ीद मोमेंटम के रिलेटेड जो कुछ चीज़ें हैं और जो रिज़ल्ट्स हम कुलियंस के ऑफ कोर्स अख़ज़ करना चाहते हैं इससे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।